बिहार में नहीं है त्रिशंकु विधानसभा की संभावना, अपने बूते बनाएंगे सरकार। ईटीवी न्यूज नेटवर्क है जगदीश चंद्र से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया दावा। रिजर्वेशन पर पीएम मोदी ने फिर भरी हुंकार, कहा आरक्षण बचाने के लिए लगा दूंगा जान की बाजी। महागठबंधन के नेताओं पर भी बोला हमला। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए थमा तीसरे चरण का प्रचार, बुधवार को होगी 50 सीटों पर वोटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत लगी है दांव पर। भूकंप के झटकों से कांपी उत्तर भारत की धरती, दिल्ली एनसीआर में भी दहशत में आए लोग, घर और दफ्तर छोड़ सड़क और मैदानों में ली शरण। भूकंप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भारी तबाही, 300 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्कों से की मदद की पेशकश। आखिरकार गिरफ्त में आया अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजा, इंडोनेशिया में इंटरपोल के अधिकारियों ने किया गिरफ्तार, जल्द लाया जा सकता है हिंदुस्तान। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुआ एनकाउंटर, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। स्वदेश लौटी गीता ने बिहार के महतो परिवार को पहचानने से किया इनकार, शादी के बाद को भी नकारा। दावेदार पिता ने कहा गीता मेरी बेटी, डीएनए टेस्ट से अब होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की गीता से मुलाकात, आज पाकिस्तान से अपने वतन लौटी है गीता। पीएम ने ईदी फाउंडेशन को दिए 1 करोड़ का सहयोग। दिवाली के मौके पर पूर्व सैनिकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सरकार लागू कर सकती है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। और मद्रास हाईकोर्ट की मासूम बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बनाने की पैरवी, कहा क्रूर अपराधों के लिए बधिया ही है एकमात्र सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ किया है कि दलितों पिछड़ों की आरक्षण की खातिर वो जान की बाजी लगा देंगे। मोदी ने यह भी कहा कि महागठबंधन के नेता पिछड़ों के आरक्षण में कटौती की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। आरक्षण पर पीएम मोदी ने फिर भरी हुंकार, दलितों पिछड़ों के आरक्षण के लिए लगा देंगे जान की बाजी। महागठबंधन पर की आरोपों की बौछार। दिन बदला, वक्त बदला और जगह भी, लेकिन नहीं बदला पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमलावर रुख। रविवार को लालू के गढ़ छपरा और नीतीश के गढ़ नालंदा में जिस अंदाज में मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर आक्रमण किया, कमोबेश वैसा ही हमला बक्सर और सीवान में भी जारी रहा। बल्कि यहां तो पीएम ने लालू नीतीश पर ये आरोप भी चढ़ दिया कि ये नेता दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में कटौती की साजिश रच रहे हैं। लगे हाथ पीएम ने ये भी कह डाला कि आरक्षण की खातिर वो जान की बाजी लगा देंगे। बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। मोदी दलितों और पिछड़ों तक ही महदूद नहीं रहे, उन्होंने महिला आरक्षण का भी जिक्र किया। इस बार निशाने पर रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। मैडम सोनिया जी, महिलाओं के आरक्षण में रुकावट करने वाले इन 2 दलों के साथ आप एक गठबंधन कैसे कर रहे हो, जरा जवाब दो। महागठबंधन पर हमले के दौरान पीएम ने भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और सहारा लिया उस वीडियो का जिसमें बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री नोटों के बंडल लेते दिखे थे। और अभी से बिहार के सौदे कर रहे हैं, सौदे। वो वचन दे रहा है कि सरकार बनाने के बाद ये काम कर दूंगा, अभी मुझे 5 लाख एडवांस में दे दो। मोदी ने लालू के जंगल राज की भी याद दिलाई, पूछा नीतीश बाबू कंप्यूटर तो दे देंगे, लेकिन क्या वो लालू वायरस से मुक्त रहेगा? और नीतीश बाबू, आप जो कंप्यूटर देने की बातें करते हो,
बिहार के नौजवानों को पूरी तरह पता है कि आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है, लालू वायरस। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में महागठबंधन पर हमला बोला, उससे इतना तो साफ हो गया है कि बिहार के सियासी संग्राम में उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया है। लेकिन जनता पर इसका कितना असर हुआ, ये तो 8 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पीएम मोदी के बयान पर महागठबंधन के नेताओं राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने निशाना साधा। किसके अच्छे दिन, चुने हुए उद्योगपतियों के, अमेरिका के बिजनेस वालों के, मोदी जी के, उनके 3-4 मंत्रियों के, किसान के नहीं, मजदूर के नहीं, दलित के नहीं, आदिवासी के नहीं, कमजोर लोगों के नहीं। प्रधानमंत्री जी रोज बिहार घूम रहे, बिहार को विकास के मानकों पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं पूछता हूं, आप बिहार घूम रहे हैं, कल भी मीटिंग किया, आज भी मीटिंग किया, आगे भी मीटिंग करेंगे। आप जरा बताइए तो सही कि देश में कितने राज्य हैं जहां हाई स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है? बताइए आप जरा। अब विकास का पाठ हमको ये पढ़ाएंगे। गुरु गोलवलकर का जो किताब है यार, बंच ऑफ थॉट, उसी में लिखा है कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहिए। और काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित नेता दलित आवे तो उसको मार के खदेड़ के भगा देना चाहिए। तो नियत अगर साफ है मोदी का या भाजपा के, तो बंच ऑफ थॉट जो गुरु गोलवलकर की किताब है उसको डिस्ट्रॉय करो। बुधवार को 6 जिलों की कुल 50 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें लालू के दोनों लालों की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं नालंदा में सीएम नीतीश की साख का भी इम्तिहान होने वाला है। थम गया तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 6 जिलों की 50 सीटों पर होगा मतदान। लालू के लालों की किस्मत दांव पर। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 28 अक्टूबर को दंगल पार्ट 3 में जिन 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल है। 50 में से 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि 10 संवेदनशील सीटों पर शाम 4 बजे ही वोटिंग बंद हो जाएगी। इन 50 सीटों में से 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। तीसरे चरण के मतदान में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें नीतीश का गृह जिला नालंदा भी शामिल है, जहां नीतीश की साख का इम्तिहान होगा। वहीं लालू के दोनों लालों की सियासी किस्मत की परीक्षा भी इसी चरण में होनी है। तीसरे चरण में उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 808 प्रत्याशी इसमें ताल ठोक रहे हैं। इनमें एनडीए से बीजेपी के 34, एलजेपी के 10, आरएलएसपी के 2 और हम के 4 प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी। वहीं महागठबंधन से जेडीयू के 22, आरजेडी के 21 और कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा है कि बिहार में त्रिशंकु विधानसभा की कोई संभावना नहीं है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि हमारे सारे सहयोगी एक साथ हैं और बहुमत के बावजूद सरकार में सभी सहयोगियों की भागीदारी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बड़ा दावा किया है। नेटवर्क हेड से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि किसी भी हाल में बिहार विधानसभा त्रिशंकु नहीं रहेगी, क्योंकि बिहार की जनता ने विकास के साथ जाने का मन बना लिया है। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। वैसे तो जनता आजकल डिसाइसिव मैंडेट देती है, लेकिन एक पल के लिए अगर हंग असेंबली आती है तो क्या फिर से उस सरकार बनेगी? उसकी संभावना ज्यादा नहीं है। इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि पोलराइज्ड इलेक्शन है, 2 वर्गों के बीच में एक तीसरे चौथे ग्रुप लड़ रहे हैं, कम सीटें हैं। और जब 2 कंपीटिंग वर्ग होते हैं और उसमें एक को 2-3% वोट एक्स्ट्रा मिल जाए तो सीटों का गैप काफी बढ़ जाता है, और वही इस चुनाव में होने वाला है।
विरोधियों पर निशाना साधते हुए जेटली ने कहा कि हमने सिर्फ सत्ता पाने के लिए गठबंधन नहीं किया है। नेटवर्क हेड से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए के सारे सहयोगी एक साथ हैं और बहुमत मिलने के बावजूद सरकार में सभी सहयोगियों को शामिल किया जाएगा। तो 243 में 160 पे आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है अपने बूते भी सरकार बना पाएंगे? देखिए, हमारी नीयत अपने बूते पे बनाने की नहीं है। आज बीजेपी की अगर 123 सीटें 122 सीटों में बहुमत अपनी ताकत पे भी आ गया, हम तब भी रामविलास जी को, जितेंद्र राम मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा, दिल्ली में भी हमारे साथी, हमारी 282 सीटें दिल्ली में हैं, लेकिन हमने सबको गठबंधन में रखा है, तो हम बिहार में क्यों नहीं रखे? तो हम उन सबको साथ लेकर सरकार बनाएंगे, बहुमत हमारा उनके साथ मिलके हो या अपना हो। जेटली ने आरक्षण विवाद को भी विरोधियों की हताशा का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि हमारे विकास के एजेंडे से परेशान होकर विरोधियों ने इसे तूल दिया। आरक्षण का जो विवाद उठा था, आई थिंक बाय नाउ इट इज कोई विवाद था ही नहीं। भागवत जी ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। संघ 91 से मंडल आयोग के समर्थन में बोलता आया है और आज भी उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया, बीजेपी तो हमेशा कमजोर वर्ग का आरक्षण होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी सोच ही नहीं है हमारी। जेटली ने कहा कि बीजेपी सभी जाति और वर्ग के विकास के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि ना तो आरएसएस और ना ही बीजेपी ने कभी आरक्षण को लेकर सवाल उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद रुख करते अगली खबर का। अक्टूबर की 26 तारीख, इसे संयोग कहिए या कुदरत का इशारा। दुनिया में 26 तारीख का मतलब पिछले 100 साल से तबाही और बर्बादी ही है। मसलन 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ और इसी साल 26 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आया। ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और संयोग देखिए, फिर 26 तारीख को भूकंप आया है और इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी दहशत का माहौल है। और अभी तक की खबर के मुताबिक इस जलजले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जलजले की तीनों तस्वीर एक सी है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग दहशत में हैं। हिंदुस्तान में ज्यादा तबाही तो नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है। काबुल से 256 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंदुकुश की पहाड़ियों में भूकंप का केंद्र होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर ही हुआ है। अब तक जो खबरें मिली हैं, उसके मुताबिक अफगानिस्तान में कई सरकारी इमारतें और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जलजले के चलते जमींदोज हो गई हैं। काबुल में एक स्कूली इमारत में भूकंप के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 12 से ज्यादा छात्राओं की मौत हो गई है। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर और इस्लामाबाद में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के स्वात घाटी और पेशावर इलाके में हुआ है और यहाँ भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह यहाँ जान माल का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में दहशत का माहौल जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान से वतन आई गीता ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ गीता 7 रेस कोर्स पहुंची थी। इंदौर की मूक बधिर संस्था की संचालक मोनिका पंजाबी ने गीता की साइन लैंग्वेज की बातें पीएम मोदी को समझाई। पीएम मोदी ने गीता को आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान में गीता की देखभाल करने वाले इदी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा भी की। गीता से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा
कि मुझे नहीं लगता कि गीता की देखभाल के लिए यदि परिवार को धन्यवाद कहने के लिहाज से कोई भी शब्द पर्याप्त है। वे दया और करुणा की प्रेरणा है। अपने वतन लौटी गीता ने अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी। उन्होंने कहा कि बिहार से आए हुए जनार्दन महतो परिवार को गीता ने नहीं पहचाना है। सुषमा स्वराज ने बताया कि गीता फिलहाल इंदौर की संस्था में रहेगी। वहीं गीता ने कहा कि वो भारत आकर बहुत खुश है। इसी बीच डीएनए टेस्ट के लिए जनार्दन महतो और उसकी पत्नी के साथ गीता के ब्लड के नमूने ले लिए गए हैं। हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे, उनको गीता के सामने किया तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि हो सकता है इतने पहले बहुत बच्ची थी जब गई थी, शायद थोड़ी शक्ल बदली हुई लग रही हो, तो इतना सा थोड़ा एक संदेह अभी बाकी है, उसका निवारण डीएनए टेस्ट से हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि वो इनकार कर रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, तो हमने तय किया है कि अभी हम गीता को मोनिका के साथ इंदौर की संस्था में भेजेंगे। 15 साल के इंतजार के बाद हिंदुस्तान की गीता तो अपने मुल्क वापस आ गई, लेकिन सरहद के दोनों ही तरफ सैकड़ों लोग वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल में एक एनजीओ के साथ रह रहे एक पाकिस्तानी लड़के रमजान की कहानी भी गीता की ही तरह है, लेकिन रमजान इतना खुशकिस्मत नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहली तस्वीर खुशी की है। 15 साल के इंतजार के बाद मिली खुशी की, वतन वापसी की। ये गीता की तस्वीर है। 15 साल पहले गलती से पाकिस्तान पहुंच गई गीता के लिए तो वतन वापसी का लम्हा आ गया, लेकिन भोपाल में रमजान का इंतजार जारी है। दूसरी तस्वीर में दिख रहे 15 साल के इस मासूम को इंतजार है अपने वतन लौटने का। दोनों ही कहानी गलती से भटककर दूसरे देश में पहुंच चुके बच्चों की है। बहरहाल गीता तो खुशकिस्मत निकली, लेकिन रमजान का क्या होगा? रमजान की हर शाम अपनों की याद में गुजरती है और हर सुबह इसी उम्मीद में होती है कि वो जल्द से जल्द अपनों से मिलेगा। भोपाल में एक एनजीओ में रह रहे रमजान की कहानी गीता से थोड़ी अलग है और ज्यादा मुश्किल भी। दरअसल रमजान की कहानी 3 मुल्कों के बीच फंसी हुई है। रमजान रहने वाला तो पाकिस्तान का है, लेकिन उसके पिता उसे लेकर बांग्लादेश चले गए, जहां वो अपनी सौतेली मां के जुल्म से परेशान होकर भारत भाग आया। मैं इंडिया में गुस्सा, इंडिया से मैं कदमतली आया था। बांग्ला वो बॉर्डर पार करने के आने के बाद एक गांव था, गांव का नाम नहीं पता, वहां से मैं कदमतली गया था। कदमतली से वहाँ लवलिंग का ट्रेन था। लवलिंग का ट्रेन पकड़ने के बाद मैं वहाँ, मेरे को पता नहीं था वो कौन सा ट्रेन पकड़ूंगा। मैं लवलिंग का ट्रेन पकड़ा, वहाँ से मैं कोई सा भी ट्रेन में बैठ गया, रांची पहुँचा। वहाँ मुश्किल ये है कि ना तो रमजान के पास अपने पाकिस्तानी होने के दस्तावेज हैं और ना ही कराची में रह रही उसकी मां के पास उसे अपना बेटा बताने का सबूत। अब मां बेटे दोनों को इंतजार है किसी फरिश्ते का, लेकिन भोपाल के जिस एनजीओ में रमजान फिलहाल रह रहा है, वहां के डायरेक्टर के मुताबिक फिलहाल तो उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही। समस्या ये है कि बच्चे का पासपोर्ट नहीं है, अगर उसको भेजना भी है तो हम कैसे भेजें। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर एमपी गवर्नमेंट ये चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम को लिखना होगा। भारत पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के बीच गीता की देश वापसी ने अमन की उम्मीद तो जगाई है। रमजान को भी बजरंगी भाईजान की तरह किसी फरिश्ते का इंतजार है जो उसे अपने मुल्क पाकिस्तान वापस भेजेगा और अपनों से दोबारा मिला पाएगा। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, ईटीवी न्यूज, भोपाल। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पुष्टि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। वहीं सीबीआई की एक टीम उसके प्रत्यर्पण के लिए इंडोनेशिया जा रही है। इंडोनेशिया प्रशासन ने कहा है कि वे बहुत जल्द भारत को छोटा राजन सौंप देंगे। सीबीआई के मुताबिक इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जा चुकी थी और भारत सरकार प्रयत्नशील थी कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंटरपोल को भी हम लोगों ने पहले से ही इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रखी थी। तो जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में, इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। छोटा राजन की गिरफ्तारी पर मुंबई के पूर्व आईपीएस अधिकारी और महाराष्ट्र के पूर्व स्पेशल ऑपरेशन डीजी पीके जैन ने इसे बड़ी सफलता माना। पीके जैन से बात की हमारे संवाददाता फैजान खान ने। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद से हमारी जो जांच एजेंसियां हैं ये उनके लिए कितनी बड़ी कामयाबी हो सकती है और कितनी कई सारी चीजें से निकलकर सामने आ सकती हैं। देखिए, भारत में जो और मुंबई में खासतौर पे दो ही मेन गैंग ऑपरेट करते हैं, जो जिनमें दाऊद इब्राहिम और दूसरा छोटा राजन। तो छोटा राजन को पकड़ना जो है वो भारतीय जांच एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एक कना जो है, एक जो शिखर है वो तोड़ दिया जाएगा उसकी गिरफ्तारी के बाद। पाकिस्तान में जो दाऊद का निवास है अभी, उसकी भी जानकारी, ऐसा बीच बीच में खबर आती रहती है कि उसकी भी जानकारी हमारे को छोटा राजन या उसके जो गैंग मेंबर्स हैं उनसे मिलती रहती है। तो हो सकता है उसके बारे में भी हमारे को कोई जानकारी, रिलायबल और अच्छी एक्शनेबल जानकारी हमें मिले। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पीके जैन, जो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और महाराष्ट्र में स्पेशल ऑपरेशंस के डीजी भी रह चुके हैं। उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं छोटा राजन की गिरफ्तारी से मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और खासतौर से हमारी इंटरपोल जो जांच एजेंसियां उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और अगर उसे यहाँ भारत में लाया जाता है तो जाहिर तौर पर उससे कई अहम जानकारियाँ निकल कर सामने आ सकती हैं। कैमरा पर्सन अमोल के साथ फैजान खान, ETV न्यूज़, मुंबई। दिल्ली के जेएनयू में एपीएमसीसी ने सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार कश्मीर में कट्टरता, धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा विषय पर आयोजित हुई। सेमिनार में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उनके कश्मीर छोड़ने की वजहों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की हालात कैसे सुधारे जाएं, इस पर भी चर्चा की गई। एपीएमसीसी के अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने कहा कि इस विषय पर सेमिनार आयोजित करने का उद्देश्य लोगों में कश्मीरी हिंदुओं को लेकर जागरूक करना है। क्या कश्मीरी हिंदू जो वहाँ से भाग के आए हैं उनके लिए क्या सेफ गार्ड्स हैं, कैसे वापस जाएं, और ये सब हमारे स्पीकर्स ने उस पर काफी अच्छी खासी रोशनी डाली है। हिमाचल के कुल्लू में दशहरा उत्सव के 5वें दिन ढालपुर मैदान में सामूहिक लोक नृत्य का आयोजन किया गया। प्राइड ऑफ कुल्लू नाम से होने वाले सामूहिक नृत्य में एक साथ 14,000 से ज्यादा लोगों ने लोक नृत्य किया। यह आयोजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। इस आयोजन के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारी भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। प्राइड ऑफ कुल्लू के नाम से प्रसिद्ध ये नाटी बेटियों के महत्व को समर्पित थी। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, लेकिन चलते चलते आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।